हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। बात करने वाले क्लास क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 भारतीय राजनीति का ही मेन पार्ट है क्लास। इसमें हम बात करते हैं तो हमारा पहला पॉइंट जो आता है क्लास वो है बैकग्राउंड ऑफ द इमरजेंसी। मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी का मेन कारण क्या था। अर्थात भारत में जब इमरजेंसी लगाई गई तो इमरजेंसी के लगाने के पीछे मुख्य समस्याएं या मुख्य ऐसे कौन कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण भारत में इमरजेंसी को लगाने की ज़रूरत हमारे पास आन पड़ी। थोड़ा देखो कहता है हमारे पास, यदि हम इसके बारे में बात करते हैं क्लास, तो कहता है हमारे इस टॉपिक के अंदर कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाने के जो मुख्य मेन जो कारण था वो तीन कारण हमारे पास बताए जाते हैं। पहला जो कारण था हमारे पास था इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट था। दूसरे हमारे पास थे गुजरात और बिहार में होने वाला मूवमेंट था। और तीसरा हमारे पास जो मेन कारण था वो था हमारे पास न्यायपालिका से संघर्ष था। और ये जो आपके देश में मतलब कि हमारे देश के अंदर जो ये समस्या की शुरुआत होती है वो 1967 के इलेक्शन के दौरान ही हो जाती है क्लास। यदि आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक के अंदर तो आपको पता होगा क्लास कि हमारे देश के अंदर 1967 के समय में जब इलेक्शन हो रहे थे तो उसमें इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए कई सारे नारों की सहायता लेनी पड़ी। और भारत में कई सारे नारों के माध्यम से वह अपने आप को आगे लेके आने का काम करते हैं। इसी समय भारत के अन्य हिस्सों में इनकी दावेदारी लगातार घटती जा रही थी। तो उस दौरान इन्होंने अपने आप को थोड़ा मजबूत करने के लिए भारतीय राजनीति के अंदर 1971 के इलेक्शन के दौरान इनका दबदबा भारत में देखने को मिल जाता है। लेकिन 1971 के भारत में आने के बाद इनके द्वारा जो दिए गए नारे थे, जो दिए गए स्लोगन थे, जो इन्होंने कैंपेनिंग किए थे, उसमें लगातार कमी और ह्रास होने के कारण इंदिरा गांधी की देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार आलोचनाएं और क्रिटिसाइज देखने को मिल जाती है क्लास। यदि हम इस टॉपिक के बारे में और विस्तार से तो कहता है हमारे पास पहला इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट की बात करते हैं। तो कहता है 1971 के गरीबी हटाओ के नारे का भारत की सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। मतलब 1971 के समय में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये जो नारा जो दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये नारा हमारे देश के भारतीय राजनीति में पूरी तरह से सक्सेसफुल देखने को नहीं मिल पाता है। और नहीं मिलने के कारण ही भारत के अंदर इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस मूवमेंट का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो भारत की सामाजिक और दूसरा आर्थिक दशा में कोई सही रिफॉर्म नहीं कर पाता है। इसी समय जो दूसरा मेन संकट हमारे पास आता है वो आता है बांग्लादेश के संकट हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे देश के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। क्लास आपको बताना चाहिए भारत में इस एजेंडे का जो मुख्य रीजन था, अर्थात इसके हमारे भारत के राजनीति में पड़ने वाला जो मुख्य कारण था, पहला तो ये कारण था कि भारत की राजनीति में बांग्लादेश के बनने से इंदिरा गांधी की जो छवि थी वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी की छवि केवल बेहतर नहीं हुई, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें ये भी कहा गया कि ये भारतीय राजनीति में एक सशक्त और शक्तिशाली महिला वर्ग के तौर पर उभर के सामने आ रही है। ये हमने इस समय इनके बारे में उड़ती हुई खबरों के बारे में सुना था। लेकिन इस समय भारत में कई सारे काम हुए। मतलब कि यदि हम देखें बांग्लादेश के संकट के कारण तो भारत में जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसमें से पहला जो प्रभाव पड़ता है वो होता है कि भारत पर अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा कहा गया कि भारत जो है वो बांग्लादेश को आंतरिक तौर से उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें कई सारे मामलों में संरक्षण दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इसलिए अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया और ये कह दिया गया कि जो भारत है वह बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए बांग्लादेश के सपोर्ट के कारण अमेरिका ने इंडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, जो भारत की आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देता है। अब आपको पता भी होगा कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर हमारे पास जो तेल के खाद्यान्न हैं या फिर तेल की जो संस्थाएं हैं ओपेक, उनके ऊपर जो दबदबा देखने को मिलता है वो दबदबा अमेरिका का ही होता है। तो आपको ये भी पता होगा कि 1967 के समय में
वर्ल्ड के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि गल्फ वाले इलाके में, यहाँ पर गल्फ वॉर भी चल रहा था। तो गल्फ वॉर के कारण भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता है उसका प्राइस लगातार बढ़ रहा था, जो इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जब हमारे देश में ऑयल महंगा आएगा तो हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट भी हमारे यहाँ पर महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन के महंगे होने के कारण जो हमारे पास गुड्स आते हैं वो भी महंगा हो जाएगा। तो ये कह रहा हमारे पास कि सामान्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होनी चालू हो चुकी थी, जिसके कारण भारत के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ी मात्रा में विद्रोह देखने को मिल जाता है। इसका जो तीसरा मेन कारण होता है वो होता है औद्योगिक विकास की दर में कमी। अब इस समय हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रहा था वो लगातार डिक्लाइन कर रहा था। अब ये ऐसा इसलिए भी डिक्लाइन कर रहा था क्योंकि हमारे देश के अंदर पहले से ही हमने देखा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हम पहले से ही इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने के कारण हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा था हमारे पास। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होएगा नहीं तो हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसका भारत सरकार के द्वारा ज़्यादा फंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ लगातार रुकते जा रहे थे। जब हमारे देश में फैक्ट्री ही नहीं होगी तो हमारे देश के अंदर रोज़गार कहाँ से मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा था। और 1972 और 73 के टाइम में मानसून लगातार हमारे देश के अंदर ख़राब स्थिति में था। यदि मानसून ख़राब होगा तो हमारे देश के अंदर ऑटोमेटिक जो फूड होगा वो हो जाएगा फेल, और जैसे ही फूड फेल होगा तो हमारे देश के अंदर आ जाएगी रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अर्थात कृषि की पैदावार में कमी आ जाएगी। और कृषि की पैदावार में कमी आने के कारण ही भारत के अंदर इंदिरा गांधी के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वह देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले विद्रोह की संकटों को झेलने का काम। इसी समय हमारे देश के अंदर एक नया मूवमेंट चालू होता है जिसे हम बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जो नक्सलवाद है ये साम्यवादी क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। तो ये हमें भारत के अंदर देखने को मिल जाता है। जो इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है नक्सल। जो नक्सल शब्द है इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हो जाती है। नक्सलवाड़ी जो है वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता चारू मजुमदार और कानो सान्याल, इन दोनों ने मिल करके 1967 में सत्ता से अलग हो जाते हैं, और ये यहाँ पर साम्यवादी क्रांतिकारी के रूप में एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं जिन्हें नक्सलवादी नाम दिया गया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो नए क्रांतिकारी दल का गठन किया, इसका मेन काम ये था कि सरकार के नीतियों के खिलाफ विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना और नक्सलाइट मूवमेंट चलाना, अर्थात सरकार को एक विद्रोही तौर पर दिखाना इनका मुख्य मकसद माना गया था। 1969 के समय में नक्सलवादी जो है वह CPIM से अलग हो जाती है, और ये नक्सलवादी लेनिनवादी के नाम से जानी जाती है। मतलब ये हुआ कि जो CPIM थी, थोड़ा इसको समझते हैं क्लास, थोड़ा डिटेल से आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे देश के अंदर CPI पार्टी थी। अब यही CPI पार्टी बाद में CPI और CPIM बन जाती है, CPIM बन जाती है, और यही CPIM बाद में टूट जाती है और बन जाती है CPIM, और बन जाती है हमारे पास, इससे निकल के बनती है नक्सलाइट लेनिनिस्ट के नाम से एक नया पार्टी बनकर तैयार होता है। और इस पार्टी की जो स्थापना करता है वो चारू मजुमदार के द्वारा की जाती है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया, और ये गुरिल्ला नीति आपको पता हो क्लास कि हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ जितने भी आदिवासी लोग हुआ करते थे वह इसी प्रकार के युद्ध की सहारा या सहायता लिया करते थे। तो यहाँ पर भी जो नक्सलवादी लोग हुआ करते थे वह सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए गुरिल्ला वॉर का अर्थात गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार से भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि यदि हम देखें इसके बारे में तो हमारे पास वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, ऐसे कई सारे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में इस प्रकार के मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया जो सरकार के विरोध में या उनके खिलाफ किए गए कामों के आधार पर किए। 1969 के समय में नक्सलवादी जो है वह CPIM से अलग हो जाती है, और ये नक्सलवादी लेनिनवादी के नाम से जानी जाती है। मतलब ये हुआ कि जो CPIM थी,
थोड़ा इसको समझते हैं क्लास थोड़ा डिटेल से। आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे देश के अंदर सीपीआई पार्टी थी। अब यही सीपीआई पार्टी बाद में सीपीआई और सीपीआईएम बन जाती है। सीपीआईएम बन जाती है और यही सीपीआईएम बाद में टूट जाती है और बन जाती है सीपीआईएम और बन जाती है हमारे पास, इससे निकल के बनती है नक्सलाइट लेनिनिस्ट के नाम से एक नया पार्टी बनकर तैयार होता है। और इस पार्टी की जो स्थापना करता है वो चारू मजुमदार के द्वारा की जाती है। इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाया। और ये गुरिल्ला नीति आपको पता हो क्लास कि हमारे यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनके खिलाफ जितने भी आदिवासी लोग हुआ करते थे वह इसी प्रकार के युद्ध की सहारा या सहायता लिया करते थे। तो यहाँ पर भी जो नक्सलवादी लोग हुआ करते थे वह सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए गुरिल्ला वॉर का अर्थात गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया करते थे। इस प्रकार से भारत के अलग अलग हिस्सों में, जैसे कि यदि हम देखें इसके बारे में तो हमारे पास वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आपका झारखंड हो गया, ऐसे कई सारे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में इस प्रकार के मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया जो सरकार के विरोध में या उनके खिलाफ किए गए कामों के आधार पर किए। हम यहाँ पर क्लास बात करने वाले हैं कि हम यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करेंगे। ये इसके अंदर इस बातों को शामिल कर दिया गया। यदि हम बात करते हैं तो इस मूवमेंट के अंदर हमारे पास एक बात और भी शामिल करता है क्लास, कहता है जयप्रकाश नारायण को कहाँ कहाँ से समर्थन मिला था। तो इसमें जयप्रकाश नारायण को जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट भारतीय जनसंघ के द्वारा मिलता है, कांग्रेस ओ के द्वारा मिलता है, भारतीय लोकदल के द्वारा मिलता है और सोशलिस्ट पार्टी तथा जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में माना गया। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण को लोगों ने समर्थन दिया ताकि अगला यदि कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वह जयप्रकाश नारायण को ही बनाया जाएगा। और भारत में जयप्रकाश नारायण की एक राजनीतिक दृष्टि को मजबूती से देखने का काम किया गया था।